इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जहाँ पर पावर का मतलब साइलेंस है, जेंडर का मतलब सरेंडर है और औरत अगर वो ज़िंदा है तो उसके पास उसकी कोई आवाज़ नहीं है। कैसा लगेगा आपको कि अगर आपसे कहा जाए कि आप एक हिजड़े जैसे लगते हैं? सर पर इतना खून सवार हो जाएगा कि बिना कुछ सोचे-समझे उस इंसान को मारने दौड़ पड़ेंगे। 1970 में जर्मी ग्रेयर अपनी किताब द फीमेल यूनिक में कुछ इसी तरह कहती हैं। वो कहती हैं कि वुमेन टुडे आर लाइक यूनिक। आज की औरत एक हिजड़े के समान है। चलिए आज के इस एपिसोड में समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या वजह है कि अ, औरत को एक यूनिक से, एक हिजड़े से कंपेयर किया है। आज का एपिसोड सिर्फ औरतों से ही नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर और हिजड़ा कम्युनिटी से भी जुड़ा हुआ। यूनिक यानी हिजड़ा दुनिया के हर कोने में इस कम्युनिटी को और इनके वजूद को पाया जाता है, जैसे कि हम और आप, जैसे कि मर्द और औरत। अगर बात करें हिस्ट्री की तो ऑटोमन अंपायर, बाइजेंटीन या मुगल अंपायर, हर जगह इनका एक योगदान और एक इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। वफादारी इनकी एक पर्सनालिटी, इनकी शख्सियत की एक बहुत अहम क्वालिटी रही है। वजह क्योंकि ये नपुंसक हैं, सेक्सुअली फील नहीं कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि ये विरोध नहीं कर सकते। यही क्वालिटीज़ इनकी ये कमियां जो हैं, इनकी ये खूबियां बन जाती हैं जब एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में एक मर्द को एक कंट्रोल मिलता है एक दूसरे इंसान पर। और यही वजह है कि पावर प्लस पावरलेसनेस, ताकत होने के बाद भी ताकत नहीं है। इंडियन कम्युनिटी में आज भी कल्चरल, रिलीजियस तौर पर, सोशली अगर हम बात करें तो इनकी अहमियत को समझा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। चलिए आज के अगले सेगमेंट में हम देखते हैं कि हिस्ट्री में किस तरीके से इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और फिर हम इसको कनेक्ट करते हैं कि किस तरह ग्रेयर ने यूनिक को एक मेटाफर के तौर पर अपनी किताब द फीमेल यूनिक में इस्तेमाल किया है। चलिए हिस्ट्री में थोड़ा-सा ट्रैवल बैक करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यूनिक ने अपना योगदान दिया है अलग-अलग एम्पायर्स में। शुरुआत करते हैं बाइज़ेंटियम एम्पायर से। टाइम पीरियड है 330 टू 1453। कॉन्स्टेंटिनोपल द हार्ट ऑफ बाइज़ेंटियन एम्पायर, जहाँ पर यूनिक सिर्फ एक नौकर नहीं थे बल्कि किंग मेकर थे। नाम आता है यूट्रोपियस का। यूट्रोपियस एक ऐसा हिजड़ा जिसे किंग आर्केडियस के ज़माने में अ, वहाँ चीफ मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन मायूसी की बात यह है कि एवरी पावर कम्स विद ए प्राइस। उनकी ये पोस्ट और उनकी ये पावर जिसकी उन्हें एक कीमत चुकानी पड़ी। फाइनली ये हुआ है कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे और एक ऐसा इंसान जिसकी कोई ब्लड लाइन नहीं है, जिसका कोई ख़ानदान नहीं है और आगे कोई ख़ानदान हो भी नहीं सकता, क्यों? ऐसे इंसान को एक ऐसी पोस्ट दे दी गई है जो वो डिज़र्व नहीं करता। यही वजह है कि उन्हें फांसी दे दी गई। जिससे हमें समझ आता है कि भले ही एक हिजड़ा, एक यूनिक कितना भी वफ़ादार हो जाए, लेकिन हमारी सो कॉल्ड बाइनरी सोसाइटी में, मेल और फीमेल सोसाइटी में वो इंक्लूडेड नहीं है, वो हमेशा एक्सक्लूडेड रहेंगे। चलिए बाइज़ेंटाइन एम्पायर से अब हम रुख कर रहे हैं ऑटोमन एम्पायर की तरफ। हम हैं इस्तांबुल टोपकाडी पैलेस में। ना टाइम पीरियड है 1299 टू 1922। यहाँ पर सुल्तान अपनी रानियों के साथ और ख़ास ब्लैक यूनिक के साथ पाए जाते हैं। ये वो यूनिक हैं जो अफ्रीका से लाए जाते हैं, वो लड़के जिन्हें बचपन में ही कास्ट्रेटेड और नपुंसक बना दिया गया है और उसके बाद उन्हें हरम में लाया जाता है। नाम आता है हाशी बशीर आगा, जो कि हेड रहे हरम के सारे बॉडीगार्ड्स के। इतना ही नहीं, वो सुल्तान को पॉलिटिक्स, रिलीजियस मैटर और फॉरेन पॉलिसीज़ में भी एडवाइस करते रहे। इन सब के बावजूद भी अफ़सोस की बात ये है कि उन्हें किसी भी तरीके से एक पहचान नहीं मिल पाई है उस एम्पायर में और उस टाइम पीरियड में। अ, भले ही वो कितने भी कंट्रीब्यूटेड रहे हों, सिर्फ़ यही रहा है कि वो 2 जेंडर्स के बीच में फँसे रहे और सामने उन्हें सुना गया और पीठ पीछे उनका मज़ाक बनाया गया।
ऑटोमन एम्पायर से अब हम रुख कर रहे हैं चाइना की तरफ। द फॉरबिडन सिटी ऑफ चाइना, इतना बड़ा महल जिसको घूमने अगर हम निकल जाएं तो एक नक्शे की ज़रूरत पड़ जाए। यूनिक हर जगह मौजूद हैं, चाय बनाते हुए, महारानियों की देखभाल करते हुए, किताबें साफ करते हुए। यहाँ पर नाम आता है किंग डायनेस्टी में एक ऐसे यूनिक का, ली लियान यिंग। ली लियांग यिंग ने अब किंग डायनेस्टी में रिलीजियस मैटर, इंपीरियल मूवमेंट्स हो जाएँ, किसी भी तरीके के कोर्ट मैटर्स हो जाएँ, उन सब में अपनी एडवाइस दी है। उनका रोल बहुत अहम रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बिहाइंड एवरी सिल गाउन यू कैन फाइंड दैट ही वाज़ द मैटर ऑफ मॉकरी। उनकी मज़ाक बनाई जाती थी और उन्हें हमेशा एक डर में जीना पड़ता था। एक यूनिक जो है अपनी डायरी में लिखते हैं कि बचपन से ही गरीब माँ-बाप अपने बेटों को नपुंसक बना दिया करते थे ताकि उनको महल में नौकरी मिल जाए। और यही वजह है कि एक महल का इन्फ्लुएंस तो देखा गया, उसका असर तो देखा गया, लेकिन महल के बाद की सोसाइटी जब महल से बाहर निकले, तो उस सोसाइटी ने उन्हें एक अलग ही दुनिया में पहुँचा दिया। एक ऐसी सोसाइटी ना कि उन्हें आदमियों का हिस्सा बनने देती है, ना ही औरतों का हिस्सा बनना देती है। चलिए चाइना से अब हम रुख कर रहे हैं इंडिया की तरफ, मुगल एम्पायर, जहाँ पर यूनिक को हम देखते हैं हरम की देखभाल करते हुए। यहाँ पर उन्हें टाइटल दिया गया है ख्वाजा सारा का, और ख़ास तौर पर उन्हें ट्रेन किया जाता है आर्ट्स, लिटरेचर और एस्पियोनेज, जासूसी करने के लिए। पॉलिटिकल मैटर्स में इनका बहुत ज़्यादा योगदान और कंट्रीब्यूशन देखा गया है, लेकिन इसके बावजूद उनको टाइटल, उनको ज़मीन, उनको जायदाद, सब कुछ देने के बावजूद एक चीज़ जो उनको नहीं मिली, वो थी उनकी पहचान। आज भी इंडियन कम्युनिटी में हम देखते हैं कि हिजरा कम्युनिटी को मार्जिनलाइज़ रखा जाता है, एक गैप पर रखा जाता है। वो हमारी सो कॉल्ड बाइनरी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। मैन एंड वुमेन सोसाइटी जो है, उसका हिस्सा वो नहीं बन पाए हैं। और अगर बात आ जाती है चाइल्ड बर्थ और मैरिज की, उन्हें बहुत इज़्ज़त के साथ बुलाया जाता है, लेकिन इसके अलावा अगर वो हमारे पास से भी गुज़र जाएँ, तो हम महसूस ही नहीं करते कि कोई शख़्स हमारे पास से गुज़रा है। तो तारीख़ से हमें पता चल जाता है कि यूनिक सिर्फ़ हम एक ऐसे इंसान की बात नहीं कर रहे कि जो फ़िज़िकल लॉस से गुज़र रहा है, बल्कि वो एक इमोशनल इरेज़र से भी गुज़र रहा है। उसको इमोशनल जज़्बाती तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। एक इंसान जिसमें ताकत है, जो समझ सकता है, जो डिसीज़न ले सकता है, जो फ़ैसलों में मदद कर सकता है, लेकिन वो आज़ाद नहीं है। वो वफ़ादार है, लेकिन फिर भी उससे मोहब्बत नहीं की जा सकती है। वो बहुत लॉयल है, फिर भी हम उसे हम उसे समझना नहीं चाहते हैं। वो विज़िबल है, वो दिखता है, फिर भी हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। यही वो ग्राउंड है जहाँ पर ग्रेयर अपने मेटाफर यूनिक को एक मेटाफर के तौर पर औरतों से कंपेयर करती हैं। वो कहती हैं, क्या औरतें औरतें भी एक यूनिक बनकर रह गई हैं। उनका यहाँ कहने का मतलब हो जाता है कि औरतों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सिर्फ़ पोलाइट, प्रिटी और पैसिव रहें। वो नर्म लहजे में बात करें और वो सिर्फ़ खूबसूरत लगें, सिर्फ़ इस पर ध्यान दें, सिर्फ़ सुनें लेकिन सवाल ना करें। यही वो एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं जो हम उम्मीद कर रहे हैं यूनिक से। वही उन्होंने किया है। उन्होंने सर्व किया है, उन्होंने योगदान दिया है, उन्होंने एडवाइस करी है, देखभाल करी है, सब कुछ किया है, लेकिन सवाल नहीं करे हैं। जब सवाल किए गए हैं तो उन्हें कंट्रोल किया गया है, और यही बात है जो हम औरत के बारे में करते हैं, कंट्रोल। तो इसी ग्राउंड पर ग्रेयर जो हैं औरत को हिजड़ों के साथ कंपेयर कर रही हैं। ये मेटाफर जो है बहुत थॉट प्रोवोकिंग हो जाता है, लेकिन साथ ही यहाँ सवाल सिर्फ यही नहीं है, सवाल ये भी उठता है कि कंसर्न, हमारी फ़िक्र सिर्फ औरतों के लिए नहीं हो जाती। अब यहाँ पर हमारी फ़िक्र और बढ़कर जाती है ट्रांसजेंडर और यूनिक कम्युनिटीज़ में। क्या वजह है कि हम उन्हें देखने के बावजूद भी हम उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं? क्या वो इंसान नहीं है? चलिए, अब बढ़ते हैं कि ये मेटाफर, क्रिटिक्स जो हैं, इस मेटाफर को किस तरीके से लेते हैं। बेल हुक कहती हैं कि अ, यूनिक एक मेटाफर के तौर पे जब लिया जाता है औरतों के लिए, तो ग्रेयर यहाँ पर सिर्फ मिडिल क्लास, वाइट मिडिल क्लास सोसाइटी की बात कर रही हैं, और ये जस्टिफाइड नहीं है सारी कम्युनिटीज़ में और सभी औरतों पर।
تو اس طریقے سے یہ جو ہے لمیٹڈ ہو جاتا ہے، لیکن اگر اور آگے بڑھ کر اس کو ماڈرن سوسائٹی میں اگر ہم دیکھیں، آج بھی ہماری ایکسپیکٹیشن عورتوں سے صرف یہی ہے کہ وہ سنیں، سنائے نہیں۔ اگر اس ایکسپیکٹیشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں، آواز اٹھانا، اپنے لیے بولنا، اپنے جذباتوں کو سامنے رکھنا، یہیں پر اس کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے، اور جب اسے کنٹرول کر لیا جاتا ہے اور وہ کنٹرول ہو جاتی ہے تو وہ کسی یونٹ سے کم نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اگر عورت اپنی سیکشول یا ایموشنل ڈیزائرز کو سامنے رکھتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے شی از اے سلٹ، اور کیا وجہ ہے کہ اگر آدمی اپنی ایموشنز کو سامنے رکھتا ہے تو اسے رومانٹک کہا جائے گا؟ تو یہ ڈفرینسز ہیں سوسائٹی کے جو کہیں نہ کہیں جسٹیفائی کر دیتے ہیں گریئر کے اس میٹافر کو کہ یس ویمن ہیو بین ٹریٹڈ لائک یونک، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک تھاٹ پرووکنگ آئیڈیا ہے اور ہمیں اس پر گہرائی سے سوچنا چاہیے۔ وہ بات جو گریئر نے 55 سال پہلے کہی تھی، آج بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم انسان کو اس کے جینڈر سے پہلے اسے ایک انسان سمجھیں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ فیمنسٹ اور فیمنزم کے نام پہ ہم اپنے نظریے کو اور بہتر کریں، ہم اور انٹرسیکشنالٹی اور انکلوسیونیس اس میں لے کر آئیں، جس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ عورتیں جب اپنے لیے آواز اٹھائیں تو آواز صرف ان کی نہ ہو، ان کے ساتھ دوسری کمیونٹیز کی آواز بھی ملے جو کہ یونک ہوں اور ٹرانسجینڈر ہوں، جو کہ سامنے آتے ہوئے بھی ان کے وجود کے بعد بھی ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ 55 سال پہلے گریئر نے جو ایک سوال اٹھایا تھا، وہ سوال آج بھی زندہ ہے، جس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا ہے؟ پلیز ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ اپنے تھاٹس، اپنے اوپینین میرے ساتھ شیئر کریے گا، اور جسٹ keep watching. Shades of Pink is all about you, your voice and your power. I used to whisper just to please the crowd, smiling quiet when I should have cried out loud. They told me love was sacrifice and shame, but I won't play that losing game. Years of silence carved into my skin.